सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक फवाद चौधरी इस वक्त नैब की हिरासत में है। इस पर 3 इंतहाई दिलचस्प केस बनाए गए हैं। पहला केस मुल्तान के एक स्कूल से पाइप चोरी का है। चौधरी साहब पर इल्ज़ाम है उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरपुर भट्टा से टूटी और पाइप चोरी किए। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए जेहलम कहाँ है और मुल्तान कहाँ है, और फवाद चौधरी जैसे शख्स ने 370 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल से 3,000 रुपए के पाइप चोरी करने थे। दूसरा मुकदमा, फवाद चौधरी ने अपने हलके के एक घर में डकैती की और वहां से 4 अदद चारपाइयां और यूरिया खाद की बोरी चोरी कर ली। और तीसरा मुकदमा है, फवाद चौधरी ने अपने हलके में 16 अरब रुपए मालियत की 2 रोया सड़क की तजवीज़ दी। आप जरा गौर कीजिए, फवाद चौधरी ने सिर्फ तजवीज़ दी और ये इसका जुर्म बन गया। केस की हकीकत यह है कि इस सड़क का कभी टेंडर ही नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब ने सड़क की तामीर का ठेका FWO को टेंडर के बगैर दिया था, और ये इदारा क्योंकि हुकूमत का अपना इदारा है और इसमें कोई प्राइवेट पार्टी शामिल नहीं होती, लिहाजा इसमें करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को भी हुकूमत ने रोक कर इसकी मालियत 16 से 23 अरब रुपए तक पहुंचा दी। नैब आजकल फवाद चौधरी से तहकीकात कर रहा है, आपने इस सड़क की तजवीज़ क्यों दी थी। सवाल ये है, अगर सियासतदानों ने सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों की तजवीज़ नहीं देनी तो फिर आखिर इनका काम क्या है। दूसरा, अगर रियासती इदारों का काम सियासी मुखालफों को रगड़ा लगाना है तो फिर इन इदारों को रियासती इदारे क्यों कहा जाता है। आप इन्हें माफियाज और खुरकार कंपनियों का नाम दे दें और जो हुकूमत खत्म हो जाए आप इसके लोगों को पकड़ें और कैंपों में ले जाएं, और जब दोबारा हुकूमत का वक्त आए तो आप इन्हें नहला धुला कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दें। मुल्क में अमलन 50 साल से यही हो रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे और फिर सजाए मौत के कैदी थे। बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ कितनी बार जेल गए और कितनी बार इक्तदार की कुर्सी पर बैठे। मियां शहबाज शरीफ 2022 तक मुल्जिम थे। ये नैब की हवालात में जमीन पर सुलाए जाते थे, लेकिन ये अब दूसरी बार वजीर आजम बन चुके हैं और पूरा सिस्टम इन्हें सलाम पेश कर रहा है। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन फरोशी का मुकदमा बना था और फिर ये वजीर दाखिला बन गए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने वाला महकमा इनका मातहत हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी पर 2016 में करप्शन के मुकदमे बनाए गए। ये अब दूसरी बार सदर बन रहे हैं और आज इमरान खान भी जेल में हैं और ये कल दोबारा वजीर आजम होंगे। मुझे ये भी यकीन है फवाद चौधरी भी बाहर आएंगे और एक बार फिर वजारत का हल्फ उठाएंगे और इस बार ये वजीर दाखिला होंगे। तो फिर सवाल ये है, इन मुकदमों का क्या फ़ायदा। पूरी दुनिया जानती है फवाद चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल न होने की सजा दी गई। दूसरा, सिस्टम इन्हें इलेक्शन से भी रोकना चाहता था। ये दोनों काम अब हो चुके हैं, इलेक्शन भी खत्म हो गए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी दफन हो चुकी है। चुनाचा अब फवाद चौधरी पर रहम करें और इनकी जान छोड़ें। ये अपनी हिम्मत और जुर्म से ज्यादा सजा भुगत चुका है। दूसरा, रियासत को मुनसिफ होना चाहिए, जालिम नहीं। ये अगर मियां शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी को सदर बनने की इजाजत दे सकती है तो फिर फवाद चौधरी का क्या कसूर है। इसने आखिर कितनी चारपाइयां, कितनी खाद और कितने पाइप चोरी कर लिए हैं, इसे भी माफ कर दें। और आखिरी बात, इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शंस में साबित कर दिया अवाम इसके साथ है। लोग इसे वजीर आजम और PTI को इक्तदार में देखना चाहते हैं। हम जितनी जल्द ये हकीकत भी मान लेंगे मुल्क के लिए इतना ही अच्छा होगा। ये मसनूई निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकेगा, चुनाचा रियासत इसे बचाने के लिए अपना वक्त और एनर्जी जाया न करे। आखिर में किसी के हाथ बदनामी के सिवा कुछ नहीं आएगा। फवाद चौधरी हमारी सियासत के एक तलिस्माती किरदार हैं। ये मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और फिर यहाँ टिक गए। इमरान खान इन्हें पसंद भी करते थे और नापसंद भी। ये कभी खान साहब के इंतहाई करीब हो जाते थे और कभी दूर। ये कभी इनके तर्जुमान होते थे और कभी इन्हें उठाकर आखिरी सफ में फेंक दिया जाता था। क्यों? इसकी 2 बड़ी वजूहात थी। ये इमरान खान को हमेशा एतदाल का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा देते थे। ये इन्हें इस्टेब्लिशमेंट से टकराने से भी रोकते थे। इनका कहना था इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों की वाटरलू है। जो भी गलती से इस मैदान में उतर गया इसकी हाल लाजिम है, वो फिर जिंदा सलामत वापस नहीं आया। दूसरा, ये वज़ादार ख़ानदानी शख्स हैं। ये अपने सियासी मुखालफों से भी बना कर रखते हैं, जबकि PTI ने 2 फहरिस्तें बना रखी हैं।
हमारे लोग और हमारे मुखालिफ लोग। ये जमात सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरह लोगों को सिर्फ एक ऑप्शन देती है, आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता दूसरे ने जवाब न दिया या इनकी ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर ये इनका नाम लोहे की दीवार पर लिख देते हैं और दोबारा इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। मैं पीटीआई की इस खू का विक्टिम रहा हूँ, चुनाचा मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये लोगों के साथ क्या करते हैं। फवाद चौधरी इनसे मुख्तलिफ था, ये सबके साथ बना कर रखता था, लिहाजा पार्टी इन्हें भी रगड़ा लगाती रहती थी। मेरे 2014 में पीटीआई से फासले पैदा हुए, मैंने इमरान खान के धरने की मुखालफत की। मेरा ख्याल था आपने अगर एक बार जबरदस्ती सड़कों के जरिए किसी मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया तो फिर मुल्क में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, कोई ना कोई जत्था आएगा, वजीर आजम को खींच कर नीचे उतारेगा और हुकूमत खत्म हो जाएगी और इस खेल के आखिर में रियासत भी फारिग हो जाएगी। पीटीआई ने इस जमाने में ताज़ा गाली स्क्वाड बनाया था, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर इस स्क्वाड के हवाले कर दिया और फिर मैं 10 साल इन लोगों से गालियां खाता रहा। मैंने अपनी आज़ादी राय की बड़ी भारी कीमत अदा की, लेकिन इज्जत क्योंकि अल्लाह ताला देता है, लिहाजा इसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी अपनी जगह मौजूद हूँ, जबकि गाली स्क्वाड जिल्लत और बर्बादी का रिस्क बन गया। फवाद चौधरी ने इस मुखालफत के दौर में भी मेरे साथ राब्ता रखा। ये पार्टी की भरपूर मुखालफत के बावजूद शो में भी आते रहे और मुलाकातें भी करते रहे और इनका ये रवैया सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये पीटीआई के तमाम मुखालिफिन से राब्ते में रहते थे। इनमें सियासी जमातों के कायदीन भी शामिल थे, मीडिया पर्सन्स भी, ब्यूरोक्रेट्स भी और फौजी क़यादत भी। लिहाजा इक़्तिदार से फरागत के बावजूद आज भी लोग इनका एहतराम करते हैं। पीटीआई में बदकिस्मती से फवाद चौधरी जैसे लोग बहुत कम हैं। आप अगर फहरिस्त बनाएं तो आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और असद कैसर के बाद ये फहरिस्त ख़त्म हो जाती है। नए लोगों में डॉक्टर हुमायूं महमद और शुएब शाहीन शामिल हैं। ये लोग मुखालफत को सिर्फ मुखालफत तक रहने देते हैं, इसे ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करते। चुनाचा मीडिया और सियासत दोनों जगहों पर इनका एहतराम मौजूद है, जबकि बाकी लोग लोहे की गर्दन और पत्थर के चेहरों के साथ पैदा हुए हैं। आप एक बार इनके साथ बात करके देख लें, आप पूरी जिंदगी अपने ऊपर लानत बेचते रहेंगे। शायद ये इस रवैये का नतीजा है कि ये लोग मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर अकेले रह गए। आप असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी, फरूक हबीब, फैसल जावेद, आजम सवाती और मुराद सईद को देख लें। क्या इनके जवाल के बाद किसी ने इनके लिए आवाज़ उठाई, किसी ने इनका नाम लिया? फरूक हबीब आज फैसलाबाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ये बाहर नहीं निकलता और अगर ये किसी जगह चला जाए तो लोग इससे सलाम लेने के लिए तैयार नहीं होते। लोग अब इसकी इज्जत क्यों करें? ये इक़्तिदार के ज़माने में ठीक ठाक तकब्बुर के हेज़े में मुब्तला हो गया था, सीधा आसमान को हाथ मारता था, लिहाजा आज इसे ज़मीन पर भी पनाह नहीं मिल रही। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, इसकी नेमतों और नवाजिशात का शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छे वक्तों में दूसरों के साथ बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। ये अक्लमंदी भी है और बेहतरीन हिकमत अमली भी, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती और जब वक्त बदलता है तो फिर इंसान का अपना साया भी इसका साथ छोड़ जाता है और इंसान जिंदगी से लक दक सहरा में अकेला रह जाता है। बड़ा पुराना फार्मूला है, अगर इक़्तिदार, शोहरत और दौलत के ज़माने में आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा तो फिर आप जान लें आप अच्छे इंसान नहीं हैं और आपका अंजाम इबरतनाक होगा। फवाद चौधरी एक अच्छा इंसान है, इसने अच्छे वक्त में लोगों के साथ बना कर रखी, इसने आसमान की चादर खींचने की हिमाकत नहीं की, लिहाजा लोग आज भी इसका एहतराम करते हैं और मैं भी इन लोगों में शामिल हूँ।